हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का फिज़िकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं बताऊँ कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। अगर हम देखें सरफेस केमिस्ट्री तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें मेनली हम लोग सरफेस पर होने वाली रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अब सरफेस किस चीज़ों की, तो बेसिकली हमको पता है कि मैटर की तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन बिटवीन सॉलिड सॉलिड यानी कि दो सॉलिड जब आपस में मिलते हैं तो इनकी सरफेस, जब इनके बीच में कोई इंटरफेस बनता है, दोनों की सरफेस जब आपस में टच करती है तो उस सरफेस के बीच में होने वाली रिएक्शन की स्टडी सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे। सॉलिड लिक्विड के बीच में जो इंटरफेस बनता है तो इसकी भी स्टडी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। इन बिटवीन टू लिक्विड और गैस, इसकी भी स्टडी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। बट अगर दो गैसेस आपस में मिलती हैं, बट ये जो गैसेस जब आपस में मिलती हैं तो क्योंकि ये होमोजीनस मिक्सचर बनाती हैं, एक सेम फेस का मिक्सचर बनाती हैं, इसलिए हम गैस गैस के इंटरफेस की स्टडी सरफेस केमिस्ट्री में नहीं कर सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की स्टडी हमारी केमिस्ट्री को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री जब हम इसके प्रिंसिपल को समझ पाए जब, तो हमें पता चला कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होता है, कैसे कैटलिस्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ों का हमें आंसर जब मिला, तो आंसर जब मिला है तो हमने उसको कंपाइल करके बनाई है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, और उन सभी डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है हमारी एडजॉर्प्शन। देखिए, एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन मतलब होता है जब किसी सब्सटेंस की सरफेस, सपोज करो हमारे पास में एक सब्सटेंस है, हमारे पास में एक मेटल सरफेस है, इस मेटल की सरफेस पर जब पार्टिकल का डिपोजिशन हो जाता है और मेटल की अपर सरफेस पूरी तरह से कहना चाहिए कि ऑक्लूड हो जाती है, पूरी तरह से उसके ऊपर कोई पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, बट बल्क या गहराई में कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। किसी सब्सटेंस का किसी अदर सब्सटेंस के, किसी पार्टिकल का किसी अदर सब्सटेंस के सरफेस पर डिपॉजिट होना, ये कहलाता है एडजॉर्प्शन। बट यही पार्टिकल बल्क में या उस सब्सटेंस की गहराई में प्रेजेंट नहीं होता है। इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है हमारी एब्जॉर्प्शन। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों ही चीज़ों के बीच में। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, अपने में जज्ब करना। सपोज करो हमारे पास में स्पंज है, ये स्पंज है हमारे पास में जिसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब मैं इस स्पंज पर वाटर स्प्रिंकल करूँगी या इसको वाटर में डिप करूँगी, तो वाटर के पार्टिकल सरफेस के साथ साथ इस स्पंज के बल्क में भी प्रेजेंट होंगे। मतलब सब्सटेंस का सरफेस के साथ साथ सब्सटेंस की बल्क तक जाकर सेटल हो जाना, ये प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जब मेटल की सरफेस पर होता है, सपोज करो हमारे पास में यहाँ पर प्लैटिनम है या प्लैटिनम का छोटा सा चिप है, उस प्लैटिनम की सरफेस पर अगर हाइड्रोजन के पार्टिकल, हाइड्रोजन गैस आकर डिपॉजिट हो जाती है, तो स्पेशली मेटल और गैस के केस में जब इस होता है तो इसको हम ऑक्लूजन कहते हैं। ये पर्टिकुलर वर्ड सिर्फ हम मेटल और गैस के लिए यूज़ करते हैं। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन काफ़ी मिलता जुलता है, सिर्फ सरफेस और बल्क का डिफरेंस है। अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सपोज करो हमारे पास में एक्टिवेटेड चारकोल है। एक्टिवेटेड चारकोल मतलब फाइन कोक का पाउडर है हमारे पास में, जिसके पास टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी सब्सटेंस को अपने ऊपर सेटल कर लेता है। सपोज करो ये एक्टिवेटेड चारकोल है और इस चारकोल के सरफेस पर बहुत सारे पोर्स बने हुए हैं। अब इस चारकोल को अगर मैं किसी ऐसे वाटर में डिप करूं जिसमें लॉट्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो, डर्टी वाटर में डिप करूं, तो क्या होगा, जैसे ही ये चारकोल को मैं इस वाटर में डिप करूंगी, इस वाटर के अंदर प्रेजेंट जितनी भी इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी कहाँ पर आ जाएगी, चारकोल की सरफेस पर। तो सरफेस पर ये जो होने वाला फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन समझ में आया। अब एडजॉर्प्शन के बाद में दूसरी छोटी सी डेफिनेशन हमें दी गई है यहाँ पर। अगली डेफिनेशन है हमारी यहाँ पर एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट, देखिए एडजॉर्बेट क्या होगा, वो सब्सटेंस जो सरफेस पर आकर डिपॉजिट होता है। अगर मैं कहूँ कि दोनों ही सब्सटेंस मिलकर एक सॉल्यूशन बनाती हैं, तो जो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सब्सटेंस हमारा कहलाता है एडजॉर्बेट। जैसा मैंने कहा कि सपोज वी हैव
प्लैटिनम का हमारे पास में एक फॉइल है और इस फॉइल पर आकर अगर हाइड्रोजन के पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं तो इन कंपैरिजन टू प्लैटिनम हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन लेस है। तो जिस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन लेस होता है वो सब्सटेंस बनता है हमारा एडसॉर्बेंट। सिमिलरली वो सब्सटेंस जिसका कंसंट्रेशन इस प्रोसेस में हाई होता है वो सब्सटेंस कहलाता है हमारा एडसॉर्बेंट। तो सेम एग्जांपल में जो प्लैटिनम है हमारा वो प्लैटिनम कहलाएगा एडसॉर्बेंट, यानी कि इसके ऊपर पार्टिकल का एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो जो पार्टिकल है वो कहला रहे हैं एडसॉर्बेंट और जो इस प्रोसेस को कर रहा है वो सब्सटेंस कहला रहा है हमारा एडसॉर्बेंट। जनरली ये एक सॉलिड सरफेस होता है या फिर ये एक लिक्विड सरफेस होगा या फिर पोरस होगा कोई सरफेस। तो ऐसी सरफेस जनरली जो होते हैं वो एडसॉर्बेंट का काम करते हैं। जितना ज़्यादा पोरस सरफेस होगा एड्जॉर्प्शन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है हमारा यहाँ पर जिसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। अगली डेफिनेशन है हमारी यहाँ पर सॉर्प्शन। देखिए सॉर्प्शन क्या होता है, जब नेचर में या किसी प्रोसेस में हम देखें एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ में चलता है, मतलब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चलती है, बट एक्चुअली जब माइन्यूटली आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि पहले उसमें एडसॉर्प्शन हो गया और जब सरफेस सेटिस्फाई हो गई या सैचुरेटेड हो गई तब जाकर उसमें क्या होने लग गया, एब्जॉर्प्शन। तो प्रोसेस कहलाती है हमारी सॉर्प्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर सिलिका जेल का। देखिए सिलिका जेल आप लोगों ने देखा भी होगा, ये साबूदाने के जो पार्टिकल होते हैं गोल गोल से वाइट कलर के पार्टिकल्स होते हैं उनके जैसा दिखता है। और जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जब भी हम उसे बाय करते हैं तो उसके अंदर एक पाउच के अंदर भरा हुआ आता है। टॉक्सिक होता है बट आप उसको ऑब्जर्व करने के लिए हाथ में देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो स्वेल अप हो जाएगा, बट इनिशियली अगर मैं देखूँ तो होता क्या है, ये सरफेस है, सपोज करो हमारे पास एक पार्टिकल है सिलिका जेल का। जब पानी के पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे तो सबसे पहले वो एड्जॉर्ब होंगे, मतलब सरफेस को सेटिस्फाई करेंगे। अब सरफेस को सेटिस्फाई करने के बाद भी इसमें पावर है कि वो अंदर भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया देन वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ एंटर करते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है हमारी एब्जॉर्प्शन। तो सिलिका जेल हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है जो सॉर्प्शन करता है, एड्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, बट पहले एड्जॉर्प्शन एंड देन बाद में एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यहाँ पर डिसॉर्प्शन। देखिए डिसॉर्प्शन क्या होगा, वो प्रोसेस जिससे कि एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट दोनों को अलग अलग किया जा सके। एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट इन दोनों को सेपरेट किया जा सके वो प्रोसेस कहलाती है हमारी डिसॉर्प्शन। अब हर तरह के फेजेस के लिए प्रोसेस डिफरेंट होती है, तो इन जनरली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक सॉल्यूशन बन रहा है तो एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करने का प्रोसेस कहलाता है डिसॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडसॉर्प्शन। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडसॉर्प्शन। देखिए एडसॉर्प्शन में यूनिक क्या है, एडसॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये स्पेसिफिक और सिलेक्टिव होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ स्पेसिफिक एंड इट इज़ सिलेक्टिव। मतलब किसी सब्सटेंस पर किसी मेटल की सरफेस पर किसी चीज़ का डिपॉजिट होना, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ डिपॉजिट हो जाती है जिससे एफिनिटी होगी वही चीज़ डिपॉजिट होगी। दूसरी चीज़ ये जो प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक के मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि इस प्रोसेस में सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है, जो पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं उनकी एंट्रोपी जो है वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस
टी डेल्टा एस। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से हम इसका पता कर सकते हैं। तो एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुई, उस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है, और जब भी हीट रिलीज़ होती है पार्टिकल आकर डिपॉजिट होते हैं तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज़ कर देते हैं, रिजल्टिंग लो एनर्जी का सिस्टम बनता है। और जो पार्टिकल है उनका डिपॉजिट हो जाने के कारण सिस्टम की एंट्रोपी अपने आप डिक्रीज़ हो जाती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है एड्जॉर्प्शन की वो ये है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो जब भी किसी सरफेस को पूरी तरह से कवर करता है तो उसे हम स्पेशली कहते हैं ऑक्लूज़न। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि अगर कोई गैस के पार्टिकल किसी मेटल की सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं उस केस में उस प्रोसेस को हम अक्लूडेड सरफेस बोलते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है हमारी ऑक्लूज़न। ये पॉसिबल होता है क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल है जब वो मेटल की सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं तो उनके बीच में एक तरह का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स लगता है और ये पार्टिकल को उनकी सरफेस पर बना के रखने में हेल्प करता है। सेम यही फिनोमेना हमारे कैटालिसिस की प्रोसेस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी एड्जॉर्प्शन की। नाउ नेक्स्ट चीज़ है हमारा यहाँ पर डिस्टिंक्शन और डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग देखें एड्जॉर्प्शन और ये हमारा है एब्जॉर्प्शन, तो एड्जॉर्प्शन जो है ये पहला रैपिड होता है, मतलब शुरू में जब सरफेस वैकेंट होती है तो उस समय प्रोसेस हमारी रैपिड होती है। जबकि एब्जॉर्प्शन जब आप देखेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, मतलब जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को। ये जो प्रोसेस होती है ये टोटली सरफेस फिनोमेना है, ये सिर्फ सरफेस पर रन करता है, जबकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है वो बल्क फिनोमेना होती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है इसमें अगर स्पेसिफिक नेचर की बात करी जाए तो स्पेसिफिक या हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल जो होते हैं जब सरफेस हमारा ऑक्लूड हो जाता है, सरफेस जब हमारा ऑक्यूपाइड हो जाता है पर फिर भी मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक सरफेस अगर हमारी बन गई या एक लेयर हमारी बन गई तो चांस है कि उसके ऊपर दूसरी लेयर का फॉर्मेशन भी होगा। बट यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब हो गए, जितनी वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, तो इसमें और फर्दर मल्टी लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी बल्क को उसने यूटिलाइज़ कर लिया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होगा। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन सिंपल सा है, जनरली जो एड्जॉर्प्शन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं जब एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा होता है, एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा होगा तो जो प्रोसेस ऑब्जर्व होती है वो होती है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्बेट यानी कि सपोज करो मेरे पास में मेटल है, मेटल में मैंने ले लिया यहाँ पर पैलेडियम। पैलेडियम भी एक बहुत हाई एफिनिटी वाला सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन के साथ में बहुत एफिनिटी रखता है। और ये जो पैलेडियम है इस पैलेडियम की प्रॉपर्टी होती है कि जितना भी वेट पैलेडियम का है वो अपने से 800 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो स्पेशली हाइड्रोजन को प्योर करने के अंदर में हम पैलेडियम का यूज़ करते हैं। तो ये पैलेडियम हमने लिया और पैलेडियम के ऊपर हमने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराना शुरू करा, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा है बट बल्क में उसका कंसंट्रेशन 0 है। इस केस में हम इस एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं पॉजिटिव, क्योंकि एड्जॉर्बेट यानी कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा है। इससे अपोजिट हम बात करें नेगेटिव एड्जॉर्प्शन की, तो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा, जब एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा होगा। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इन बल्क तो हमें मिलता है यहाँ पर नेगेटिव। तो नेगेटिव भी एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है जब हम डाइल्यूट KCl के सॉल्यूशन को शेक करते हैं ब्लड सेल के साथ में, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये दो तरह के एड्जॉर्प्शन के टाइप हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लॉजिकल 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है। तो फर्स्ट इज फिजिसॉप्शन या इसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं पहले हम लोग। देखिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो जनरली हम लोग एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ये एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन कहाँ पर हुई, सरफेस पर हुई। और मैंने पहले ही कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आकर सिर्फ अपनी एनर्जी का लॉस कर देते हैं और आकर सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इनके बीच में किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है जिसके कारण मेटल की सरफेस ने कुछ पार्टिकल्स को अपने ऊपर डिपॉजिट कर लिया। तो जब मेटल की सरफेस पर कुछ रैंडम पार्टिकल्स आकर जस्ट डिपॉजिट हुए हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, वीक वॉन्डर वाला फोर्स लगा है और पार्टिकल जस्ट आकर रेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर एक लेयर बन गई तो वो आसानी से सेकेंड लेयर का, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है फिजिसॉप्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो जनरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब गैस और सॉलिड के बीच में इंटरफेस बनता है। ठीक है, तो गैस और सॉलिड के बीच में इंटरफेस का बेस्ट एग्जांपल है हमारा कैटलिस्ट। जब हिट्रो कैटलिस्ट होता है, मतलब जो हमारा कैटलिस्ट है वो हो गया सॉलिड सरफेस का और जो रिएक्टेंट है वो हमारे हो गए गैसियस स्टेट के। तो इन दोनों के बीच में जब इंटरफेस बनता है तो इस तरह का फिजिकल एड्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल तो हम लोग ले चुके हैं, सेम पैलेडियम वाला एग्जांपल हम लोग इसमें पिक कर सकते हैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ करो हम लोग बात कर रहे हैं हैबर्स प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये दोनों गैसियस स्टेट में हैं और यहाँ आप देखें तो आयरन और मोलिब्डेनम दो प्रमोटर या हम कह सकते हैं कैटलिस्ट हमारे पास प्रेजेंट है। तो हिट्रो स्टेट बन गई, देखिए रिएक्टेंट जो है वो है गैसियस स्टेट में, जबकि कैटलिस्ट जो है वो हो गए हमारे सॉलिड स्टेट में। दोनों का फेज डिफरेंट है, इसलिए इनके बीच में जब इंटरफेस बनेगा तो वो रिएक्शन कहलाएगी हमारी फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं या जिनकी प्रेजेंस में एड्जॉर्प्शन रिटार्ड या प्रमोट होता है। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। फर्स्ट फैक्टर हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग में पहली चीज़ है हमारी नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, देखिए नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या होगा, अगर हमारा जो एड्जॉर्बेंट है उसका सरफेस, उसका पोर साइज डिफरेंट होगा तो उस पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का रेट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सपोज़ करो हमारे पास में मेटल की सरफेस, एक सरफेस हो गई हमारी जिसमें नंबर ऑफ़ पोर्स जो हैं वो कम है, एक और सरफेस हो गई जिसमें नंबर ऑफ़ पोर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, एक और सरफेस हो गई जिसमें नंबर ऑफ़ पोर्स और भी ज़्यादा हैं, और तीनों ही जगह पर में सभी जगह पर सपोज़ करो डिपॉजिट कराने वाली हो नाइट्रोजन गैस को, तो तीनों जगह पर भले ही वो सेम सरफेस की, सेम मेटल की सरफेस हो, डिपॉजिट होने का रेट जो है वो डिफ़र करेगा। क्यों डिफ़र कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे। सब्सटेंस हमारा जितना ज़्यादा रफ़ होगा उसका पे सब्सटेंस हमारा जितना ज़्यादा रफ़ होगा उसका पोर साइज जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा फॉर द सेम एड्जॉर्बेंट। मतलब नाइट्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन भी वेरी कर जाएगा जब पोर जो हैं सरफेस पर कम या ज़्यादा होंगे। तो जितना ज़्यादा पोरस सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, सब्सटेंस का एड्जॉर्प्शन रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था। अब दूसरी चीज़ है इसके अंदर नेचर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब। सेकेंड जो फैक्टर है वो है हमारा नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्जॉर्ब्ड। देखिए नेचर ऑफ गैस बीइंग एब्जॉर्ब मतलब जो एड्जॉर्बेट है, जो गैस है हमारी जो एड्जॉर्ब होने वाली है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए लॉट्स ऑफ गैसेस हमारे पास में प्रेजेंट है, बट कुछ एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन गैसेस जब हमारी हैं तो इन गैसेस को हम लोग बोलते हैं रियल गैसेस। रियल गैसेस मतलब ये नेचर में गैस के फॉर्म में ही है और इन्हें लिक्विफाई करना हमारे लिए बहुत टफ चीज़ है क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत
टिपिकल वैल्यू पर जाता है। जबकि अगर इसके कंपैरिजन में मैं देखूँ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन कंपैरिजन टू दिस थ्री आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए लिक्विफाई होने की जो प्रोसेस है, आपने एंड्रयू एक्सपेरिमेंट 11th में पढ़ा होगा, जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला हमारा चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, ये आसानी से लिक्विफाई हो रही हैं, यानी कि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो जल्दी अचीव हो जाता है, यानी कि कम वेरिएशन देने पर ये चीज़ें जल्दी से लिक्विफाई हो गई। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई है, मतलब पार्टिकल जो है उनके बीच में आपस में अच्छी एफिनिटी है। तो अच्छी एफिनिटी है, दैट मीन्स कि वो डिपॉजिट भी जल्दी होंगे अगर हम उसे एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर मैं इस तरह से ईजिली लिक्विफाई होने वाली गैसेस लूँ, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, अमोनिया है, ऐसी कोई गैसेस लूँ तो इनका एड्जॉर्प्शन रेट भी हाई होता है, इन गैसेस का एड्जॉर्प्शन रेट हाई होगा। बट वहीं अगर मैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लूँ तो क्योंकि ये परमानेंट गैसेस हैं, रियल गैसेस हैं, इनका एड्जॉर्प्शन रेट हमेशा इनके तीन गैसेस के कंपैरिजन में ऑलवेज लो रहेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर था। नेक्स्ट जो चीज़ हमें बताई गई है वो है टेम्परेचर। अगला जो फैक्टर जो इस रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। देखिए कोई भी फिज़िकल प्रोसेस हो तो एड्जॉर्प्शन जो है, यहाँ पर कोई भी फिज़िकल प्रोसेस हम लोग ले लें तो टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो अभी मैंने बताया था आपको कि हम लोग जब देखा था अपन ने कि सरफेस पर पार्टिकल आकर डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि उस प्रोसेस में हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो अगर मैं सब्सटेंस का टेम्परेचर ही ऑलरेडी बढ़ा दूंगी तो इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग द रेट, जो रेट है सब्सटेंस का डिपॉजिट होने का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो टेम्परेचर एक नेगेटिव, एक रिटार्डर की तरह वर्क करता है जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के रेट को कम कर देता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज करो हमारे पास में एक मेटल का सरफेस है, या हमारे पास एक मेटल का सरफेस है और ये सरफेस जो है वो कंपैरेटिवली कैसा है, हॉट है। हॉट है दैट मीन्स कि इंटरनली पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। तो इस सब्सटेंस पर या इस स्लैब पर गैसेस पार्टिकल का डिपॉजिट होना कम पॉसिबल है, क्योंकि पार्टिकल जो हैं वो आकर सेटल होना चाहते हैं, यानी कि लो एनर्जी स्टेट गेन करना चाहते हैं। जबकि मेटल की सरफेस तो कैसी बनी हुई है, हॉट। तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे से अपोजिट जा रही हैं। तो जब तक टेम्परेचर हॉट बना रहेगा या हाई टेम्परेचर जब तक बना रहेगा, पार्टिकल यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होंगे। तो ऑलवेज लो टेम्परेचर जो होता है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि हाई टेम्परेचर इस प्रोसेस को कम करता है। अब अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट हमें बताया गया है इसके अंदर जो फैक्टर जो एड्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है वो है यहाँ पर प्रेशर। अगला जो फैक्टर है वो है यहाँ पर प्रेशर। देखिए प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सरफेस को भी बात करना पड़ेगी। देखिए जनरली एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है वो प्रेशर के साथ में बढ़ती है, मतलब एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। बट इस प्रोसेस में हमें ऑलवेज कांस्टेंट टेम्परेचर रखना होगा। मतलब कोई भी सरफेस है हमारी, उसमें आप गैसेस को अगर किसी सरफेस पर एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रेशराइज करिए, बट टेम्परेचर उस कंडीशन में कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप वर्क कर रहे हैं तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, यह कंडीशन यहाँ पर अलाउ होती है। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमें बताई गई है यहाँ पर, अगली चीज़ जो हमें पढ़ना है वो है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। मतलब जो एड्जॉर्प्शन का इतना बड़ा टर्म हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हम इसे क्यों पढ़ें, हमारे लिए यूटिलिटी क्या है। तो एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका हाई वैक्यूम क्रिएट करने के अंदर, किसी पर्टिकुलर जगह पर या किसी सिस्टम के अंदर अगर हम लोग वैक्यूम को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल की हम लोगों ने बात करी थी। तो हमारे जो क्लिनजिंग की प्रोसेस करने वाले लोग होते हैं, हम कहीं कि हमारे जो सफाई कर्मचारी होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, आप लोगों ने देखा होगा जब भी वो सेफ्टी चैम्बर साफ़ करते हैं तो क्योंकि सेफ्टी चैम्बर के अंदर बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो एज अ सेफ्टी मेजर उन्हें एक्टिवेटेड चारकोल का बना हुआ मास्क दिया जाता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल का जो मास्क है वो पॉइजनस गैसेस को सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, रिजल्टिंग जो पॉइजनस गैसेस है वो हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो एक्टिवेटेड चारकोल का जो मास्क होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पॉइजनस गैसेस है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और रेस्पिरेशन में एंटर नहीं करने देता। इसके अलावा अगली जो चीज़ें हमें सिलिका जेल और एल्यूमिनियम, या इसे हम एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है, एल्यूमिना जेल भी इसे कह सकते हैं। ये दोनों ही सब्सटेंस हमारी जो फार्मा कंपनीज़ होती हैं, क्योंकि फार्मा कंपनीज़ के अंदर टैबलेट्स बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं, और इन सारे चीज़ों का बहुत बड़ा एक एनिमी होता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम जेल, क्योंकि जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है, जितना मॉइस्चर होता है, उसको सरफेस पर पहले एब्जॉर्ब देन एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह से जितनी भी ह्यूमिडिटी है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके हमारा जो सब्सटेंस है, जो कि रॉ मटेरियल होता है टैबलेट बनाने का, उसको पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं। तो रिजल्टिंग उसका कंटेमिनेशन का चांस 0 हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए ये। इसके अलावा कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस करने का काम ये करता है। एक और काम जो है इसका, वो क्या कर रहा है, कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस चीज़ में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ कलर का चेंज होना हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अगर इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ कलर प्रेजेंट है, कोई भी इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ कलर प्रेजेंट है, तो बाय अब्जॉर्बिंग दिस इम्प्योरिटी वो इम्प्योर चीज़ को क्या कर देगा, यहाँ पर प्योर कर देता है। तो इसकी ये वाली जो प्रोसेस होती है वो हम यूज़ करते हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जो शुगर हम लोग खाते हैं वो बहुत सारी ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजर कर आती है। सल्फ़र एज ए ब्लीच उसमें यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर एज ए ब्लीच उसमें यूज़ होता है, और ये सारी ब्लीचिंग का काम ये होता है कि जब शुगर बनती है तो एक्चुअल में उसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है, और हमारे हाथों तक जब वो आती है तो वो फेंट वाइट होती है। तो ये जो इतना बड़ा चेंज आ जाता है उसमें वो कैसे आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ एसिड ट्रीटमेंट होते हैं, और जितना फेंट कलर होता है शुगर का मार्केट में उसकी उतनी डिमांड होती है। तो उसको डिमांडेबल बनाने के लिए क्या करा जाता है, शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम एक्टिवेटेड चारकोल का, बोन चारकोल का यूज़ करते हैं। तो बोन चारकोल मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की जो बोन होती है, उस बोन को पार्शियली हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, रिजल्टिंग उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो पोर्स जो होते हैं वो इम्प्योरिटी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो वेजिटेरियन डाइट लेने वाले लोग होते हैं उनके लिए चीज़ शॉकिंग हो सकती है कि जो शुगर हम लोग खाते हैं वो भी वेजिटेरियन नहीं होती है। तो इसके बाद में अगर हम लोग देखें, यूज़ इन हिट्रोजिनस कैटालिसिस, ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एड्जॉर्प्शन का। हिट्रोजिनस कैटालिसिस, हिट्रोजिनस कैटालिसिस मैंने आपको अभी बताया, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का स्टेट डिफरेंट हो, दोनों की फिज़िकल स्टेट डिफ़र करती हो, उस समय जो कैटालिसिस ऑब्जर्व होगा वो कहलाता है हिट्रोजेनस कैटालिसिस। तो हिट्रोजेनस कैटालिसिस जो है वो भी एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से होगा, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा इनर्ट गैसेस को सेपरेट करना, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेस थी जो प्रेजेंट होती बट हमें पता नहीं लग रहा था, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कहीं ना कहीं रिएक्टिव गैसेस थी, बट इन्वायरमेंट में हमारी हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने ये जो एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है इसका यूज़ करा। इसके अंदर हमने कोकोनट के चारकोल का यूज़ करा था, एंड दो ब्रदर थे रेलिगन राम से, उन्होंने काफ़ी कहना चाहिए कि मशक्क़त के बाद में, काफ़ी मेहनत के बाद में इन गैसेस को प्योर करा, और तब हमें पता चला द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसके अलावा हम लोग देखें क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है हमारी, स्पेशली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस,
तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस एक बहुत इफ़िशिएंट टेक्निक है। ये टेक्निक भी ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ही पॉसिबल हो पाई है। अगर माइन्यूट क्वांटिटी में भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, नैनोग्राम माइक्रोग्राम क्वांटिटी में भी कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने का काम करती है क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कुछ हमारे बेसिक कहना चाहिए कि यूटिलिटी पॉइंट है एड्सॉर्प्शन के, जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया। इसके आगे हम लोगों को देखना है